हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। सभी प्रैक्टिस में लगे होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो भाई कर लो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की। देखो ऐसा नहीं है आप यूट्यूब पे कितने भी क्वेश्चंस देख लें, लेकिन जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं रीजन जो होता है ना फेल होने का, वो यही होता है कि अब खुद से प्रैक्टिस ना करना। देखो आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, थ्योरी पढ़ लो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ लो, लेकिन ज्यादा डिपेंड ना रहें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद करें। थ्योरी आप पढ़ लें लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद करें। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी सबका अपना अपना व्यू है। बाकी आज हम करने वाले हैं एनसीएफ 2005 नहीं, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और आरटीई एक्ट करेंगे, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो अंत तक बनी रहिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005, इससे क्वेश्चन हर एक पेडागोजी में आता है। और जब मैंने मैथ की पेडागोजी कराई थी तो उसमें भी एनसीएफ मैंने कराया था, ईवीएस की पेडागोजी कराई थी तो उसमें भी एनसीएफ के पॉइंट थे, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट की जितनी भी पेडागोजीज मैंने कराई हैं उनमें एनसीएफ के पॉइंट हैं। तो ये जो कॉमन पॉइंट है वो अब हम कर रहे हैं, ठीक है। इनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब तक 4 एनसीएफ आ चुके हैं, 4 एनसीएफ पब्लिश हो चुके हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्री है। सबसे पहले जो एनसीएफ आया था वो 1975 में आया था, फिर 1988 में आया है, फिर 2000 में आया और फिर आया 2005 में, और 2005 वाला ही अब तक चल रहा है, ठीक है। अब नया पता नहीं कब तक आएगा, कोरोना की वजह से नहीं आया है शायद, लेकिन नया आएगा, ठीक है। काम तो चल ही रहा है उस पर। फिर एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर कैसी हो, बाल केंद्रित हो, यानी कैसी हो, क्लास चाइल्ड सेंटर्ड हो। चाइल्ड सेंटर्ड हो यानी बच्चा केंद्र में हो, बच्चा बीच में हो, बच्चे के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए। टेक्स्ट बुक से दूर हटें, टीचर सेंटर्ड भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एनसीएफ 2005 का जो अनुवाद है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें भी है, क्योंकि एनसीएफ जो है, एनसीएफ कहता है क्लास होनी चाहिए मल्टीलिंग्विलिज्म, यानी बहुभाषिता होनी चाहिए, क्लास में ज्यादा से ज्यादा भाषा यूज होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीलिंग्विज्म होनी चाहिए। मल्टीलिंग्विलिज्म एक रिसोर्स की तरह काम करता है, बहुभाषिता क्या है, एक संसाधन की तरह यूज होती है क्लास में। भाई हम अपनी मातृभाषा तो बोलते ही हैं, अपनी होम लैंग्वेज तो हम बोलते ही हैं, जो हमारी होम लैंग्वेज होती है मदर टंग, लेकिन कोई दूसरी भाषा और थर्ड भाषा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा भाषा कक्षा में यूज होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 को किसने दिया था, किसकी अध्यक्षता में ये तैयार हुआ था, प्रोफेसर यशपाल की। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, यूपी टेट में भी पूछ लेता है, सी टेट में भी पूछ लेता है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये तैयार किया गया था, ठीक है। जो इसका मेन पर्पस था एनसीएफ का, इसकी टैगलाइन जो थी वो थी एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के शिक्षा। देखो कितना बोझ हो रहा है बच्चे पे। भाई बच्चे पे क्या, जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमारे भी ऐसे ही 10-10 किलो के 5-5 किलो के बैग हुआ करते थे। इतनी बुक्स, सारे सब्जेक्ट की तो बुक लेके जानी, ठीक है। 40 मिनट का या 35 मिनट का तो एक पीरियड होता है, और इतने सारे 8 पीरियड होते हैं, तो 8 किताब तो लेके कंपल्सरी जाना ही है, एक्स्ट्रा भी लेके जानी कि भाई स्टार्टिंग में तो तुम्हें वो इंग्लिश की बुक पढ़ाएंगे, इंग्लिश फर्स्ट, फिर उसके बाद ग्रामर पढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो 10-10 12-12 किताबें और 10-10 कॉपियां, तो भाई इतना वजन तो होगा ही। तो एनसीएफ कहता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बिना बोझ के, यानी बैग को हल्का करने की बात की गई है। एनसीएफ में भी, एनईपी भी कहती है कि बच्चे का बैग हल्का करें, उसे ज्यादा किताबों में ना ला दें, लेकिन जब भी लाते हैं रियलिटी तो यही है ना। लेकिन हमें एनसीएफ के अकॉर्डिंग चलना है कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए, बिना बोझ की, यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। फिर अन्य सिफारिशें थी कुछ एनसीएफ की कि कैसी वैसी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करके सीखने की ओर ले जाएं, यानी इस तरह के टीचिंग मेथड्स यूज करें, इस तरह की टीचिंग एड्स यूज करें जिसमें बच्चा करके सीखे। कैसे सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करें, लर्निंग बाय डूइंग करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें, यानी अपने हाथों से सीखे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें,
यानी जब बच्चा खुद से करेगा तो भाई सीखेगा भी, उसकी रियल लाइफ से भी रिलेट होगा, है ना, उसकी रियल लाइफ से भी रिलेट होगा, रियल लाइफ इंटरेक्शन होगा, खुद करके बच्चा सीखेगा, एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, तो ये बच्चा क्या है ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। तो इस तरह के मेथड्स यूज करने चाहिए जो लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करें, यानी बच्चा करके सीखे। इस तरह के मेथड्स को ज्यादा फोकस करना है जिसमें बच्चा एक्टिव हो, ठीक है, ना कि टीचर एक्टिव हो। बच्चे को क्या है एक्टिव रखना है, बच्चे को क्या है एक्टिव रखना है। जहां बच्चा एक्टिव हो, सीटेट में भी जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव दिख रहा है वो ऑप्शन की तरफ आपको जाना है, ठीक है, बच्चे को एक्टिव देखना है। पुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान माना न जाए, टेक्स्ट बुक इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड नॉलेज, यानी बुक की नॉलेज को नॉलेज ना माना जाए, क्योंकि बुक हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है। नॉलेज हमें कैसे मिलती है, एक्टिविटीज के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग से, जब हम खुद करके सीखते हैं, ये चीजें हमारी रियल लाइफ से रिलेट होती हैं। बुक हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन का ही काम करती है देने का, ठीक है, तो इसलिए एनसीएफ कहता है कि किताबों से अलग रखें, किताबों से दूर रखें। अगर टेक्स्ट बुक यूज करनी है तो एक रिसोर्स की तरह यूज करें, एक संसाधन की तरह। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक पे ही फुल्ली डिपेंड हो जाएं कि भाई बैग भर के ले जा रहे हैं स्कूल में, केमिस्ट्री का पीरियड है, टेक आउट योर बुक, बुक खोलो, पढ़ना स्टार्ट करो, फर्स्ट बेंच से स्टार्टिंग कर दो रीडिंग की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना। देखो जैसे मैडम करा रही है एक्टिविटीज, तो बच्चों को क्या है गतिविधि के माध्यम से सिखाना है, ठीक है। फिर है भाषण देकर नहीं, उपदेश के द्वारा नहीं, एक अच्छा वातावरण देकर बच्चे को सिखाना है। यानी ऐसा नहीं है कि आया टीचर लेक्चर दिया और चला गया, उपदेश दिया आया चला गया, या बुक पढ़ाया और चले गए, ऐसा नहीं है। बच्चों को एनवायरनमेंट दे, ज्यादा से ज्यादा उन्हें इस तरह का वातावरण दे जिससे कि वो सीख सकें, इंटरेक्ट कर सकें, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। बच्चा क्या है ज्यादा से ज्यादा सक्रिय भागीदारी रखे, है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। जिस भी ऑप्शन में आपको पैसिवली दिखे, बच्चा पैसिव दिखे या पैसिव पार्टिसिपेशन, तो वो ऑप्शन आंख बंद करके कट कर दीजिए, क्योंकि बच्चा हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। जिस मेथड में बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है, वही ऑप्शन हमारा अच्छा होता है, ठीक है। और आपने अगर पॉजिटिव नेगेटिव वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लें, क्योंकि आपके बहुत ऑप्शंस ठीक होंगे, क्योंकि आप थ्योरी भी पढ़ लेंगे लेकिन उसे भी देख लेंगे तो आपका अच्छा ही होगा, प्लस पॉइंट ही है, ठीक है। तो बच्चे को कैसे पढ़ाना है, एक अच्छा वातावरण देके, एक अच्छा एनवायरनमेंट देके, रियल लाइफ से इंटरेक्ट करके, एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है, एक्टिवली, जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। जैसे यहाँ मैडम एक्टिविटीज करा रही हैं, बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं, है ना। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, सिर्फ भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ना कि पुरस्कार जीतने के लिए। कोई भी कंपटीशन करा रहे हैं, चाहे ड्राइंग कंपटीशन हो, आर्ट एंड क्राफ्ट करा रहे हैं, स्पोर्ट्स हो, तो बच्चा अगर कंपटीशन में भाग ले रहा है तो उसे क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और कंपटीशन जो कराना है वो हेल्दी कंपटीशन कराना है, ठीक है। बच्चे के अंदर ऐसी भावना हमें उत्पन्न करनी है कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। इसलिए पार्टिसिपेट ना करे कि भाई मुझे तो पुरस्कार मिलेगा, मेहनत करनी है, कितने दिन रात एक हो जाए, चाहे सारा काम छूट जाए, लेकिन ड्राइंग इतनी अच्छी बना के लेके जाऊंगा कि प्राइज मुझे मिलेगा। तो इस तरह बच्चे की थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। हमें प्राइज के लिए नहीं बच्चे को मोटिवेट करना है, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे कि बच्चा क्या है सक्रिय भागीदारी अपनी करे, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। और कंपटीशन, अगर कंपटीशन बहुत नेगेटिव वर्ड है, अगर कंपटीशन कराना है तो कैसा कराना है, हेल्दी कंपटीशन कराना है। कैसा, हेल्दी कंपटीशन कराना है। खाली कंपटीशन तो ईर्ष्या की तरफ लेके जाता है, यानी चिढ़ हो जाती है। देखो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, तो अगर साइड वाला तेज है पढ़ने में, अच्छा पढ़ रहा है, तो वो दूसरे वाला सोचेगा मुझे इससे ज्यादा मेहनत करनी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, इससे ज्यादा नंबर लेके आऊंगा, मैं इससे ज्यादा नंबर लेके आऊंगा। तो वो क्या होता है, ईर्ष्या वाला कंपटीशन हो जाता है। तो बच्चों को ऐसा मोटिवेट नहीं करना है, बच्चों को सिर्फ मोटिवेट करना है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करें, है ना, इन्वॉल्व हो। आगे चलते हैं। किताबी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए या वातावरण से। बुकिश नॉलेज को हमें प्रमोट नहीं करना है, जो किताब का ज्ञान है उसे बाहर की दुनिया से जोड़ना है, इंटरेक्ट करना है चीजों को, ठीक है, इंटरेक्ट करना है बाहर की दुनिया से, रियल लाइफ से इंटरेक्ट करना है। भाई ये मच्छर कितना परेशान कर रहा है। रियल लाइफ से इंटरेक्ट करना है बच्चे को, ठीक है, उसकी रियल लाइफ से जोड़ना है, स्कूल की बाहर की दुनिया से जोड़ना है। कुछ भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स दें, उसे मोटिवेट करें, उसे गार्डन में लेके जाएं। देखो कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसे प्लांट्स दिखाएं। भाई मच्छर ने मुझे परेशान कर दिया है। रटने की विधि को हतोत्साहित करना,
जो रोट मेथड है उसे डिस्करेज करना है, यानी रोट मेथड हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। रोट मेथड तो किसी भी ऑप्शन में देखिए आंख बंद करके कट लगा देना, क्योंकि भैया ये सबसे बहुत गंदा मेथड है रोट मेथड, रट्टे लगाना सबसे बेकार है। हमें बच्चे की समझ विकसित करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। क्या करनी है? समझ विकसित करनी है ना। हमें कैसी देनी है? कंसेप्चुअल नॉलेज देनी है बच्चे को। कैसी नॉलेज देनी है? कंसेप्चुअल नॉलेज देनी है, यानी बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो, कैसे हो, रियल लाइफ से इंटरेक्ट करके बच्चे को पढ़ाना है, बाहर की दुनिया से जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों पे ही रहे कि भाई किताब पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर कर लिए, टेस्ट हो गया, बात खत्म, नंबर आगे, कंप्लीट, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, हमें बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़ना है। कुछ भी पढ़ा रहे हैं, गार्डन में लेके जाएं, म्यूजियम्स में लेके जाएं, साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस म्यूजियम लेके जाएं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो गार्डन्स में लेके जाएं, फील्ड विजिट कराएं, मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिकल क्लब लेके जाएं, है ना, मैथमेटिकल क्विज़ कराएं, ठीक है। तो जो जिस तरह का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस तरह की गतिविधि करानी चाहिए, है ना। फिर है पाठ्य पुस्तक या पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो, यानी टेक्स्ट बुक करिकुलम बिल्कुल टेक्स्ट बुक पे ही फोकस्ड ना हो कि भाई किताब को ही सब कुछ मान लें, किताब से ही सब कुछ पढ़ना है, इससे अलग तुम्हें एक भी पॉइंट नहीं पढ़ना है। जैसे कि नीट वालों को कहते हैं ना कि एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ, एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड रटा होना चाहिए। तो भैया ये तरीका बहुत गलत है ना। हमें टेक्स्ट बुक पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। राष्ट्रीय मूल्यों के लिए एक आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण करना, यानी क्रिएशन ऑफ लॉयल स्टूडेंट फॉर नेशनल वैल्यूज। बच्चे के अंदर ऐसा नहीं है कि बच्चों को रोबोटिक बना दो पढ़ा पढ़ा के, भाई उनके अंदर वैल्यूज भी होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नैतिक मूल्य होने चाहिए, ठीक है। सोशल वैल्यूज होनी चाहिए, यानी सामाजिक मूल्य भी होने चाहिए। भाई दूसरा क्या नाम है उसका, आफताब पैदा ना हो धरती पे, ठीक है। और कल्चरल वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। और नेशनल वैल्यूज होनी चाहिए बच्चे के अंदर, यानी देश के प्रति भी तत्पर रहे, लॉयल रहे बिल्कुल, ठीक है। देशभक्ति भी होनी चाहिए उसके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी देशभक्ति ना हो, बस किताब से ही मतलब, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। भाई सबकी रेस्पेक्ट करें, मोरल वैल्यूज भी हो। घर में अगर बड़े आ रहे हैं या बड़े सामने बैठे हैं तो उन्हें किस तरह से रेस्पेक्ट देनी है, टीचर्स को क्या रेस्पेक्ट देनी है, तो वैल्यूज बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस्ड कर लें। और आज के टाइम में यही हो रहा है कि बच्चों को बस किताबें थोप दी जा रही हैं, वैल्यूज का कोई मैटर ही नहीं है। तो ये गलत है, बच्चों के अंदर वैल्यूज भी हमें डेवलप करनी है, ठीक है। तो आप नए टीचर बनेंगे तो आप नई पीढ़ी को तैयार करेंगे, तो भाई वैल्यूज बच्चों को देनी है, उन्हें शिक्षा देनी है कि बुरा नहीं करना है, किसी के साथ अच्छी बातें करनी है, वैल्यूज सारी देनी है उन्हें। घर परिवार में कैसे रेस्पेक्ट की जाती है बड़ों की, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अभिभावक को शिक्षा गतिविधि से जोड़ा जाए, यानी जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाए। जो एक्टिविटीज हम करा रहे हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो टीचर्स को भी पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। कक्षा में हमेशा शांति स्थापित करने की बात से बचा जाए। भाई ऐसा नहीं है कि कक्षा बिल्कुल ऐसी हो कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो, इस चीज से हमें बचना है। अगर कक्षा पिन ड्रॉप साइलेंस हो, डिसिप्लिन में हो, बिल्कुल पीस बना रहे, तो वो कैसी होगी? वो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होगी, कि जिसमें टीचर का क्या ऑथोरिटेटिव स्टाइल होगा कि दबंग पूरा, है ना। टीचर सेंटर्ड होगी वो तो टीचर सेंटर्ड तो बहुत गलत है, हमें इसकी तरफ नहीं जाना है। तो क्लास में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रहें, कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की बिल्कुल इतनी सी भी आवाज ना निकले, टीचर कहे पिन ड्रॉप साइलेंस तो बच्चे बिल्कुल ऐसे ही रहें कि पिन ड्रॉप साइलेंस। तो ये तरीका गलत है। टीचर को क्या है? ऑथोरिटेटिव स्टाइल को फॉलो नहीं करना है, ऑथोरिटेटिव स्टाइल को फॉलो नहीं करना है कि भाई बस मैं ही हूँ, डंडे के जोर पे बच्चों को चुप करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डिसिप्लिन रहे। क्लास में क्या है? बच्चे इंटरेक्ट करें, डिस्कशन करें। क्या करें बच्चे? डिस्कशन करें आपस में, पीयर लर्निंग करें, एक दूसरे से सीखें, ठीक है। ये कितने पॉजिटिव वर्ड हैं, यही दिखते हैं ऑप्शंस में। जिन ऑप्शंस में इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ठीक होने की, है ना। फिर आगे है, विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना करना और उन्हें पुस्तक चुनने की छूट मिलनी चाहिए। जैसे कि स्कूल में क्या है? लाइब्रेरीज होती हैं भाई, तो लाइब्रेरीज क्यों बनाई जाती हैं? कि बच्चा अपने पसंद की किताब चुन सके। अब ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में लेके जा रहे हैं बिल्कुल लाइन लगा के, तुम्हें सिर्फ साइंस की बुक ही लेनी है, तो ऐसे नहीं करने। बच्चे का चंपक पढ़ने का मन है तो भाई उसे चंपक पढ़वाओ। इससे क्या है? बच्चे की इमेजिनेशन बढ़ेगी, बुक तो पढ़ रहा है, इमेजिनेशन तो बढ़ेगी उसकी, है ना। इंटरेस्ट भी आएगा उसका, इंटरेस्ट लेगा वो,
कि भाई अगली बार भी लाइब्रेरी में जाने का उसका मन करेगा। और अगर टीचर आएगा नु कि नहीं बस साइंस पढ़ना है, तो भाई ऐसे तो बच्चे सोचेंगे चल लाइब्रेरी में जाने का फायदा ही क्या है, टीचर तो साइंस पढ़वा रहा है ना। तो क्या है, बच्चे को अपनी मर्जी की बुक लेनी चाहिए। लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो उन्हें खुला रखें कि भाई जो तुम्हें बुक पढ़नी है पढ़ो, है ना, तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा पढ़ने में। दे शुड बी अलाउड टू चूज द बुक्स, ठीक है। शिक्षकों को शिक्षा से संबंधित संसाधन समय से पहुंचाने चाहिए। अब टीचर जो पढ़ा रहा है उसे भाई संसाधन की जरूरत भी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि टीचर आया और पढ़ाने लग गया, तो टीचर्स को भी रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। अब जैसे कि सरकारी स्कूल में इनमें क्यों नहीं हो रही तरक्की, क्योंकि बारिश आती है, ऊपर से पानी टपक रहा है, बच्चे भी परेशान, टीचर भी परेशान, आंधी चल रही है, सारा कूड़ा करकट कमरे के अंदर। तो ऐसे में टीचर पढ़ा पाएगा क्या? टेबल जिस पे बच्चे बैठ रहे हैं वो टूटी हुई है, टीचर जिस पे बैठ रही है वो भी टूटी हुई है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे पढ़ पाएंगे? गर्मी हो रही है, जून जुलाई का मौसम है, क्लास में एक भी पंखा है नहीं, टीचर भी पसीने पूछ रही है, बच्चे भी बावले हो रहे हैं पूछते पूछते। तो ये गलत है। टीचर्स को क्या है, एजुकेशन रिसोर्स भी मिलने चाहिए जिससे कि अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन टीचर दे सके, है ना। अब कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में इसलिए तो डालते हैं बच्चों को क्योंकि सरकारी में फैसिलिटीज ही नहीं है। भाई सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ फैसिलिटीज भी तो देना चाहते हैं कि भाई अच्छा पानी मिले, और वहाँ क्या होता है, इतना सड़ा हुआ पानी मिलेगा या तो सरकारी नल मिलेगी, सरकारी नल के नीचे भी इतनी गंदगी मिलेगी कि इतनी इतनी काई लगी रहती है ना। तो क्या है, एजुकेशन रिसोर्सेज भी टीचर को डिलीवर होनी चाहिए, तभी तो अच्छी पढ़ाई वो करा पाएंगे, है ना। तो ये हुई कुछ एनसीएफ की बात। अब आरटीई कर लेते हैं, है ना। आरटीई एक्ट समझ तो आ रहा होगा ना आपको, यही पॉइंट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में रख के, ठीक है। तो आप एक बार पॉजिटिव नेगेटिव की वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, देख लेना उसको, है ना। राइट, पेन ले लेते हैं एक बार। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। पढ़ते हैं, इससे भी क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। और जो एनसीएफ है उससे अलग अलग सब्जेक्ट में भाई ईवीएस में भी एनसीएफ पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है, साइंस पेडागोजी हो तो उसमें भी पूछा जाता है। तो जितनी भी पेडागोजीज मैंने कराई है मैंने उनके बेस पे पॉइंट भी कराए हैं एनसीएफ के, ठीक है। तो मैथ की पेडागोजी मैंने कंप्लीट करा दी है, बिल्कुल आप देख लीजिए उसे। ईवीएस की पेडागोजी भी कंप्लीट हो गई है और ईवीएस का कंटेंट भी हो गया, एक बार हम रिविजन भी कर लेंगे उसका, ठीक है। और इंग्लिश का सारा कंटेंट मैंने करा दिया है। बाकी फिगर ऑफ स्पीच और सोच रही हूँ मैं कि आप लोगों को करा दूं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि फिगर ऑफ स्पीच कराऊं या नहीं, ठीक है। अब पढ़ते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। वर्ष 2002 में क्या हुआ, 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को कैसी शिक्षा दी गई, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, ठीक है। कि बच्चों को कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, यानी बिल्कुल मुफ्त मिलनी चाहिए और ये अनिवार्य है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले। और कितनी एज से, 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 86वां संशोधन हुआ, उसमें अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद 21 के अंदर ये बात कही गई, ठीक है, कि कैसी हो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। ये कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया पूरे देश में, ठीक है। सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही ऐसा था जिसे छोड़ के पूरे देश में लागू किया गया। और जो इंडिया है वो 135वीं कंट्री बनी जिसमें एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो वैसे तो बहुत पीछे है, देखो 135वां नंबर आया है, लेकिन हाँ तब भी ठीक है, बना तो दिया ही विचारों ने। 135वीं कंट्री इंडिया बनी जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, यानी बच्चे का अधिकार है कि सभी तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पहुंचे, ठीक है। आगे चलते हैं। आरटीई के अनुसार प्राइवेट हो चाहे निजी स्कूल हो उसमें 25% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। वंचित ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हें 25% का आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी सोशली डिसएडवांटेज और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं बच्चे, उन्हें कैसा कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, 25% का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये 25% रख के देता है, 25 रख देगा, 30 रख देगा, 20 रख देगा। तो ये आपको याद रखना है कि 25% के रिजर्वेशन की बात की गई थी, ठीक है, कि 25% का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए वंचित ग्रुप के बच्चों को, ठीक है। और ऐसे बच्चों का सफल समावेशन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, इक्विटी बेस्ड पेडागोजी यूज करनी चाहिए, यानी जो तरीका होना चाहिए
देखो इक्वलिटी तो मिल जाएगी कि भाई सभी बच्चे एक क्लास में बैठा ले, लेकिन इक्विटी कैसे मिलेगी कि जैसे किसी को देखने में दिक्कत है, पीछे बैठा है बच्चा लास्ट बेंच पे, तो इक्विटी का मतलब होता है कि हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना। अगर बच्चे को नहीं दिख रहा है तो उस बच्चे को आगे बैठाएं, यानी तभी तो माना जाएगा कि हाँ भाई सभी को समान शिक्षा मिल रही है। अब समान शिक्षा मिलने का मतलब ये तो है नहीं कि सारे बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं, पता चल नहीं रहा है कि पीछे बच्चा बैठा है उसे दिख नहीं रहा है तो उसे आगे बैठाएं, ज्यादा कम दिख रहा है या बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो उसे ब्रेल का प्रावधान कराया जाए, है ना। बच्चे को कम सुन रहा है तो उसे आगे बैठाया जाए, है ना। तो क्या हो, समता भी होनी चाहिए, इक्विटी भी होनी चाहिए इक्वलिटी के साथ, ठीक है। और आरक्षण कितना दिया जाना चाहिए, 25% का, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं और सोशली डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, याद रखेंगे ना। फिर आगे चलते हैं, नो कैपिटेशन फीस एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। ना तो बच्चे से फीस लेनी है कि भाई पैसे निकालो जब तुम्हारा एडमिशन होगा, या तुम्हारे एडमिशन के 500 रुपये लगेंगे। जैसे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि फॉर्म भरने के तुम्हारे 1000 रुपये लगेंगे, बाकी प्रोसेस तुम्हारा अलग। अगर तुम फॉर्म भरते हो, टेस्ट देते हो, उसके बाद तुम्हारा पता चलेगा कि तुम टेस्ट में पास हुए या नहीं हुए, तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है, तो 1000 रुपये उसके अलग से रख देते हैं। तो भाई हमें पैसे नहीं लेने हैं, ना तो कैपिटेशन फी लेनी है, ना ही स्क्रीनिंग प्रोसीजर करना है बच्चे का कि चेक कर रहे हैं क्या तुम्हारी माँ का नाम है, कहाँ से आते हो तुम, तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है, पैन कार्ड कहाँ है, यहाँ साइन करो वहाँ साइन करो। तो इस तरह का कोई भी प्रोसेस एडमिशन के टाइम पे नहीं करना है। एडमिशन के टाइम पे भी वैसे भी हमें बच्चे से मतलब है, वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, ठीक है। और भाई अगर कोई पैसे लेते हुए पकड़ा गया तो उसे क्या करना होगा, उसे पेनल्टी देना होगा। कोई भी टीचर अगर फीस लेता हुआ बच्चों से पकड़ा जाता है तो उसे क्या है, जुर्माना देना होगा, ठीक है। तो बच्चे का ना तो कैपिटेशन फी लेनी है बच्चे से और ना ही उसकी स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नो चाइल्ड कैन बी रिफ्यूज्ड एडमिशन इन द एब्सेंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे के पास अगर एज प्रूफ नहीं है कि सर मेरे पास तो एज प्रूफ है नहीं, मैं तो आधार कार्ड भी नहीं है मेरे पास, तो ठीक है, मेरे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो टीचर कहे नहीं तेरा एडमिशन नहीं होगा। भाई ऐसे नहीं है कि एडमिशन सभी बच्चों का लेना है, चाहे उसके पास एज प्रूफ हो चाहे ना हो। अगर बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है तो उसे एडमिशन के लिए नकारा नहीं जाएगा, उसका एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। किसी बालक के पास एज प्रूफ न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। देख लीजिए आप भी ये चीजें। नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, यानी बच्चे को हर हाल में एडमिशन दिया जाना चाहिए, चाहे वो कभी भी आ रहा हो। बच्चा अब एडमिशन स्टार्ट होते हैं अप्रैल में, भाई सरकारी स्कूल में चलो जुलाई में हो जाते हैं, जून जुलाई में। अब बच्चा आ रहा है दिसंबर में या अगस्त में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को ये कह दें कि अब तो सेशन खत्म होने वाला है, हम तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चा चाहे साल के बीच में आए, चाहे साल के लास्ट में आ रहा है, कभी भी आए, बच्चे के एडमिशन को नकारना नहीं है, मना नहीं करना है, उसे एडमिशन हर हाल में देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नो चाइल्ड विल बी हेल्ड बैक इन द क्लास नॉर विल ही बी एक्सपेल्ड। बच्चे को ना तो फेल करना है, चाहे बच्चे के कम नंबर आए, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में उसे 33% नंबर देने ही देने हैं, ठीक है। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, लिखा नहीं हुआ है 33% का, लेकिन बच्चे को क्या है, फेल नहीं करना है, ठीक है। और कब तक, 8वीं क्लास तक। जब बच्चा 8th क्लास तक पहुंचेगा तब तक उसे फेल नहीं करना है। वैसे तो ये तरीका गलत भी है एक तरीके से और सही भी है। भाई सही तो ये है कि चलो बच्चा 8वीं क्लास तक तो पास हो रहा है, और गलत ये है कि भाई जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, और वो 8th क्लास तक तो पास कर दिया, फिर आगे क्या करेंगे भाई, 9th में भी चलो मान लिया पास कर दिया, फिर 10th में वो फिर फेल हो जाएगा, तो फिर वहां से वो गलत कदम उठाएगा कि भाई मैं तो अब तक पास होता हुआ आया हूँ और मैं फेल हो गया, ठीक है। तो तरीका गलत भी है, बाकी जो भी है सही है। बच्चों को ना तो फेल करना है और ना ही विद्यालय से निकालना है कि तुम नालायक हो, तुम पढ़ते नहीं हो तो तुम्हें एडमिशन से निकाल दिया, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं करना है। 8वीं क्लास तक ना तो निकालना है स्कूल से और ना ही बच्चे को फेल करना है, ठीक है, ठीक है। नो चाइल्ड विल बी गिवन एनी फिजिकल और मेंटल पनिशमेंट। देखो बच्चे को पीटना तो बिल्कुल भी नहीं, ना तो बच्चे को शारीरिक दंड देना है और ना ही प्रताड़ित करना है, ना ही स्कोल्ड करना है, डांट फटकार भी नहीं लगानी है बच्चे को। और स्पेशली सीटेट में तो ये चीज ध्यान रखना, जहां बच्चे को पीटने की बात की जा रही हो, पनिश करने की बात की जा रही हो, स्कोल्ड करने की बात की जा रही हो, ठीक है, रिवार्ड की बात की जा रही हो, तो ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चे के साथ, ठीक है। बच्चे के साथ हमें पोलाइटली बिहेव करना है, बच्चे की हमें रेस्पेक्ट करनी है, मतलब ये मान लो बिल्कुल भगवान की तरह। सीटेट में बच्चे के बारे में अगर कुछ भी गलत बोला गया ना तो उसे आंख बंद करके काट देना,
ठीक है, क्योंकि बच्चे की हमें रेस्पेक्ट करनी है, उसे सुपीरियर फील कराना है, ठीक है, उसे पीटना भी नहीं है, डांटना भी नहीं है, स्कूल से बाहर भी नहीं निकालना है। हर हालत में बच्चा क्या है, बच्चे की तरह पॉजिटिव हमें रहना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर है ड्यूटीज ऑफ टीचर, यानी शिक्षक के क्या कर्तव्य होने चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक किस तरह स्कूल में क्या है, रेगुलर टाइम पे है, यानी बिल्कुल पंक्चुअल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, बिल्कुल क्या है, अगर 8 बजे की क्लास है तो 7:55 में टीचर क्लास में मिलना चाहिए, बिल्कुल टाइम से आए, रेगुलर टाइम से। ऐसा नहीं है कि घर में शादी है, टीचर 15 दिन की छुट्टी मार रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है ना। बिल्कुल रेगुलर टाइम से टीचर क्या है, क्लास में उपस्थित हो। ठीक है, कंप्लीट द करिकुलम, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम को पूरा करे बिल्कुल समय से। ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम आ रहे हैं, ये पूरी साल तो टीचर ने चेयर पे लेट के निकाला है और फिर जब एग्जाम आ गए तो 1 महीने में फटाफट सारा कुछ करा दिया, पूरी साल कुछ नहीं पढ़ाया, तो ऐसा गलत है। टाइम टू टाइम पढ़ाए, डेली पढ़ाए और करिकुलम को टाइम से कंप्लीट करें। ठीक है, अंडरटेक एडिशनल टीचिंग इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो एडिशनल टीचिंग भी कर सकता है टीचर। ठीक है, ऑर्गेनाइज गार्जियन मीटिंग, भाई पीटीएम भी होनी चाहिए, बच्चों का पता चलता रहता है, गार्जियन मीटिंग्स भी होनी चाहिए। तो ये शिक्षक के कर्तव्य हैं जो आरटी में दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ मतलब कहीं भी टीचर की ड्यूटी नहीं लगानी है, सिर्फ 3 जगह को छोड़ के। ये आप ध्यान रखना है कि 3 जगह को छोड़ के और कहीं नहीं लगा सकते। एक तो जनगणना में लगा सकते हैं, भाई पॉपुलेशन काउंटिंग जब होती है तो टीचर्स ही करते हैं सरकारी स्कूल के, वो रजिस्टर लेके आते हैं, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, कितनी लड़कियां कितने लड़के हैं, क्या उम्र है, क्या उनकी एजुकेशन है ना, करते हैं ना, लिख के लेके जाते हैं सारा कुछ। जब आप जनगणना हुई होगी तब देखा भी होगा आपने। ठीक है, तो जनगणना में टीचर्स की ड्यूटी लगती है, गवर्नमेंट टीचर्स की। चुनाव में जब इलेक्शन होते हैं तब भी उनकी ड्यूटी लगती है, और कोई भी आपदा प्रबंधन हो रहा है तो भी उसमें बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें भी टीचर्स की ड्यूटी लग सकती है, लेकिन इन तीनों को छोड़ के बाकी कहीं नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन चीजों को छोड़ के बाकी कहीं नहीं लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखने हैं कितने बच्चों पे कितने टीचर्स का होना अनिवार्य है। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं, अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो उन पे 1 टीचर का होना अनिवार्य है, यानी 30 बच्चों के साथ 1 टीचर होना चाहिए। और अगर 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर होने चाहिए। अगर 90 तक बच्चे हैं पूरे स्कूल में या क्लास में तो 3 टीचर होने चाहिए। 120 तक हैं तो कितने, 4 टीचर होने चाहिए। और 150 तक हैं तो 5 टीचर होने चाहिए। और अगर 150 से ज़्यादा हैं तो 5 टीचर और 1 हेडमास्टर होना अनिवार्य है। ठीक है, 5 टीचर और 1 हेडमास्टर का होना अनिवार्य है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आरटी के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि एडमिशन की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एक शिक्षक का रेशियो कितना होना चाहिए। अगर क्लास में बच्चे ज्यादा हैं तो 40:1 होना चाहिए। कितना, 40 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है, यानी एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ओवरलोड हो रहा है भाई, स्कूल में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं तो 40 पे क्या होना चाहिए, 1 टीचर होना चाहिए। ठीक है, और टीचर का कितना आवर होना चाहिए पढ़ाने का। शिक्षक क्या है, 1 सप्ताह में 45 घंटे तो कम से कम पढ़ाए। 1 सप्ताह का जो वर्क डे होना चाहिए उसका कितना होना चाहिए, 45 घंटे शिक्षक कार्य करे कम से कम। भाई ज्यादा कर ले तो अलग बात है, लेकिन 45 घंटे तो अनिवार्य है ही। ठीक है, और अगर साल की बात करी जाए प्राइमरी लेवल पे तो 200 दिन कम से कम टीचर को पढ़ाना है और 800 घंटे पढ़ाना है। ठीक है, 800 घंटे कम से कम पढ़ाना चाहिए उसे, इतने दिन का कार्य उसका होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो 200 दिन ही पढ़ा पाते होंगे भाई, 1 महीने की गर्मियों की छुट्टी हो जाती है, 20 दिन की सर्दियों की छुट्टी हो जाती है, और सारे संडे मिला लो और सारे हॉलीडेज मिला लो जितने भी होते हैं। ठीक है, तो 200 दिन तो कम से कम पढ़ाए और 800 घंटे कंप्लीट होने चाहिए, यानी 800 घंटे तो 1 साल में पढ़ाए कम से कम टीचर, है ना। और अगर अपर प्राइमरी की बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पे, तो 220 दिन कम से कम टीचर पढ़ाए और 1000 घंटे होने चाहिए। ठीक है, यानी ज़्यादा टाइम देना है अपर प्राइमरी को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो डाला ही जाता है भाई, क्लास भी बड़ी हो जाती है ना। आगे चलते हैं। प्रोविजन ऑफ टीचिंग टू द चाइल्ड इन हिज और हर मदर टंग अप टू क्लास 8। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, चाहे किसी भी पेडागोजी को ले लो, CDP हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी हो, भाई बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कक्षा 8 तक के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उसकी मदर टंग में, उसकी होम लैंग्वेज में। ठीक है, उसकी मदर टंग में बच्चे को पढ़ाना है जब तक बच्चा 8वीं क्लास में है। ठीक है,
प्राइमरी मतलब शुरुआत से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे को उसकी मदर टंग में ही पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ भी लेते हैं। कक्षा 8 तक के बच्चे को उसकी मातृभाषा यानी मदर टंग में शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फॉर क्लास 1st to 5th डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम शुड बी 1 किलोमीटर, यानी जो स्कूल का और घर का जो दायरा होना चाहिए, जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 किलोमीटर। यानी घर से जो स्कूल हो वो कितनी दूर हो, 1 किलोमीटर के दायरे पे होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, आरटीई के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, गार्जियन होता है। ठीक है, आरटीई के अकॉर्डिंग एसएमसी का जो अध्यक्ष है वो कौन है, गार्जियन यानी पेरेंट बच्चों के। ठीक है, कोई भी पेरेंट पर्टिकुलर। सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, यानी कैसा होना चाहिए, टॉयलेट जो होने चाहिए सेपरेट्स होने चाहिए, कि लड़कियों के अलग बनवाएं लड़कों के अलग बनवाएं। ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, यानी पानी की अच्छी सुविधा हो। ऐसा नहीं है कि सरकारी नल पे पी रहे हो और वहाँ इतनी गंदगी हो कि खड़े होने की भी जगह ना हो, इतनी काई लगी हो, इतने कीड़े हो रहे हो, चारों तरफ पानी भर भर के क्या कीचड़ हो रही हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा फर्नीचर टूटा हुआ है, बच्चे लटक रहे हैं या फिर नीचे बैठे हैं तो जिस दरे पे बैठे हैं वो भी फटा पड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, दीवारें ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक होल हो रहा है बहुत मोटा ऊपर, होता है सरकारी स्कूल में ऐसे, है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक रखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरटीई 2009 एक्ट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट अप टू 18 एज ग्रुप, यानी अगर नॉर्मल बच्चा है तो कितने तक देनी है, 6 से 14 वर्ष तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। और अगर डिसेबल्ड बच्चा है, ठीक है, तो उसे कितनी देनी है, 18 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष उसके लिए कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी, अगर डिसेबल्ड बच्चा है तो। ठीक है, तो उसे कब तक देनी है, 6 से 18 साल। अगर नॉर्मल बच्चा है तो 6 से 14 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में कंफ्यूज कर सकता है, नॉर्मल के लिए 6 से 14 और डिसेबल्ड के लिए 6 से 18 है। ठीक है, याद रखेंगे ना। तो ये था आरटीई एक्ट, अब इसके क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है, तो आपको ये समझ तो आ गया होगा। इसकी पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगी, वैसे मैंने आरटीई की तो दी हुई है, एनसीएफ की, दोनों की दे दूंगी। ठीक है, तो बताइए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमने एनसीएफ पढ़ लिया, आरटीई पढ़ लिया, अब कुछ इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज टू बी, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो कैसी भूमिका होनी चाहिए एक टीचर की, परमिसिव, अनुमोदक, या फैसिलिटेटिव यानी सुविधादाता, या फिर ऑथोरिटेटिव यानी आधिकारिक, डिक्टेरियल, फैसिलिटेटर यानी तानाशाही। तो अनुमोदक भी नहीं होगी, ऑथोरिटेटिव होता है मतलब बिल्कुल अपने ही अकॉर्डिंग सब कुछ चलाए, टीचर जैसा कहे उसी का इंस्ट्रक्शन सब फॉलो करें। तानाशाही यानी टीचर की बदमाशी चलेगी, टीचर का ही चलेगा, डंडे का जोर चलेगा, सबको डरा के धमका के टीचर रखेगा। ठीक है, बच्चों को ट्रोल भी करेगा। तो हम टीचर की कैसी होनी चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, कैसा रोल उसका होना चाहिए, टीचर का रोल होना चाहिए एक फैसिलिटेटर की तरह, यानी एक सुविधादाता की तरह, एक गाइडर की तरह। टीचर क्या करे, गाइड करे। ठीक है, गाइडर की तरह हो। ऐसा ही एनईपी कहती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो वो यही कहते हैं कि टीचर का रोल होना चाहिए एक फैसिलिटेटर की तरह, यानी सुविधादाता की तरह, एक गाइडर की तरह, बस गाइड करे बच्चों को, तानाशाही ना करे। ना टीचर ऐसा करे कि बिल्कुल टीचर की ही सब माने, टीचर हो तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए और टीचर वर्क करे फैसिलिटेटर की तरह। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डेराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से इसकी समझ प्राप्त होती है। तो बताइए, जो 2005 है उसकी जो समझ बनती है वो कहाँ से बनती है, तो बताएंगे आप बिहेवियरिज्म से, या कंस्ट्रक्टिविज्म से, या कॉग्निटिव थ्योरीज से, या ह्यूमनिज्म से, व्यवहारवाद, रचनावाद, या संज्ञानात्मक, या मानवतावाद। तो जो एनसीएफ आप भी बताइएगा, जो एनसीएफ की समझ बनती है वो कंस्ट्रक्टिविज्म से ही बनती है, क्योंकि एनसीएफ जो है, एनसीएफ हो, डॉक्यूमेंट्री हो, सभी क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म को ही फॉलो करते हैं। जैसे कि पियाजे, वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चा जो है इंटरेक्शन से सीखे, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें, बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है सब कुछ सीखने की। ठीक है,
बच्चा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा क्या है, इंटरेक्शन से सीखे, अपनी फैमिली से सीखे, एनवायरनमेंट से सीखे। तो ये क्या है, ये कहाँ से इसकी समझ बनी है, एनसीएफ की कंस्ट्रक्टिविज्म से, यानी रचनावादी जो थे उन्हीं से इसकी समझ बनी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कॉग्निटिविज्म, सॉरी कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स करेक्टर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण अपने चरित्र में डैश और डैश है, यानी किस तरह की लर्निंग होनी चाहिए। देखो पहले तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। देखो क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है, भाई बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के पास तैयारी करते हैं, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। भाई कोई टीचिंग करता है, किसी को टाइम नहीं मिलता, कोई पार्ट टाइम पढ़ता है, कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता। तो मैं तो कहती हूँ सभी का ही पास हो सीटेट, सभी को ही जॉब मिले, है ना। तो सबके अपने अपने वे होते हैं। तो आपको है ना ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए। देखो पैसिव जो है, पैसिव वर्ड तो नेगेटिव है, तो पैसिव दोनों ही ऑप्शन हमारे कट गए। पैसिव तो कुछ भी नहीं होता, ना ही पैसिव को बच्चे को रखना है। पैसिव तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो पैसिव ना तो पैसिव लर्निंग होनी चाहिए, ना ही सिंपल होनी चाहिए, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे कट गए। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचे हैं, एक्टिव एंड सोशल, एक्टिव एंड सिंपल। तो जोन सा अच्छा है उसे प्रीफर करिएगा। हमारी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए और सामाजिक होनी चाहिए, यानी बच्चा क्या है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही सीखता है। तो एक्टिव एंड सोशल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही अपने ऑप्शंस तक पहुंचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सपेंड एनसीएफ 2005। अब ऐसा मत सोचना कि इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, फुल फॉर्म भी आ जाती है। पिछली बार इंग्लिश में आई थी बहुत सारी फुल फॉर्म, एनईपी की भी आई थी, ठीक है, काल्क की आई थी, बीआईसीए की आई थी। ठीक है, तो एनसीएफ की भी आ सकती है, और ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होती है। गलत बताऊं कैसे होती है कि अब भाई जल्दी जल्दी सबको लगी रहती है कि सब ऐसे ही पढ़ते हैं क्वेश्चन, अच्छा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लगा दिया, लेकिन अगर बीच में कॉमन हुआ और आपकी नज़र हट गई, आपका ध्यान नहीं गया, बस ये है कि नेशनल देख लिया, फ्रेमवर्क देख लिया और 2005 देख लिया, भाई ठीक है इस पे लगा दिया। तो आपको देखना है नेशनल नेशनल सब में है, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क भी सब में है, बीच का ही वर्ड इन लोगों ने बदला हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो वहां थोड़ा सा ध्यान देना है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आगे पीछे कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीएफ 2005 इज द क्रिएशन ऑफ एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य है, किस तरह से सिखानी चाहिए, क्लास कैसी होनी चाहिए, बाइलिंगुअलिज्म यानी द्विभाषीवाद, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषीवाद, इंग्लिश ओनली या नन ऑफ द अबोव। देखो चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, लेकिन क्लास कैसी होनी चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म होनी चाहिए, यानी बहुभाषिता होनी चाहिए, बहुभाषावाद होना चाहिए। ठीक है, चाहे इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं, चाहे मैथ पढ़ा रहे हैं, चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, क्लास होनी चाहिए मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग हो, क्योंकि हर क्षेत्र से बच्चे आते हैं। ठीक है, तो बहुभाषावाद होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे केवीएस एनवीएस है, इनमें क्या है दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो इनकी क्लास कैसी होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म तो होती है ना। एनसीएफ 2005 says that children do not fail, they indicate the failure of the school। बताइएगा, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं, यानी बच्चा फेल नहीं होता, सिस्टम फेल होता है। जब एक बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है, बच्चा कभी फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चा तो अपने साथ एक्सपीरियंस लेके आता है। तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी वजह से बच्चा फेल हो रहा है ना। तो बच्चा फेल कभी नहीं होता, सिस्टम फेल होता है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो सिस्टम की कमी है। ठीक है, तो आप इसके लिए एग्री करेंगे या स्ट्रांगली एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे। तो डिसएग्री के तो दोनों ही ऑप्शन कट गए। अब एग्री और डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली एग्री में से आपको चुनना है, तो स्ट्रांगली एग्री ही चुनेंगे ना, क्योंकि एक बच्चा जब फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है, यानी सिस्टम की कमी होती है। ठीक है, तो दृढ़ता से सहमत है इस ऑप्शन से। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एज पर एनसीएफ 2005 वन मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल्स टू। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है। तो बताइए,
डेवलप न्यूमरेसी स्किल, तो बात तो ठीक है कि संख्यानात्मक कौशल विकसित करें, ठीक है। एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सही बात है, समस्या सुलझाने का कौशल भी बढ़ाएं। नर्चर एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण करें। मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करें, ठीक है। तो सारे ही ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे कंफ्यूज किया है। इसने पूछा है कि 2005 के अकॉर्डिंग बताओ, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने जब मैथ की पेडागोजी कराई थी तो सबसे ज्यादा इसी पॉइंट पे फोकस किया था कि एनसीएफ कहता है बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है उसका मैथमेटाइजेशन करना है। हमें बच्चे को इस तरह से पढ़ाना है कि वो है ना मैथ की तरह सोचे, ठीक है। उसकी जो समझ है वो इस तरह से विकसित करनी है कि मैथमेटाइजेशन हो उसके थॉट प्रोसेस का, ठीक है। बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो, ठीक है। बच्चा इस तरह से सोच पाए, मैथ की तरह से सोच पाए, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मैंने बहुत अच्छी तरह से कराई है पेडागोजी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें आप, 4 से 5 क्लासेज हैं आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 2009 केम इनटू फोर्स इन द कंट्री फ्रॉम। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू हुआ। कब हुआ, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, तो बताइए कब हुआ। 1 अप्रैल 2009 या फिर 1 अप्रैल 2010 या 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2010। तो बताइए, अभी पीछे ही पढ़ा था तो आप लोग बताएंगे। तो 1 अप्रैल 2010 को हमारे देश में लागू किया गया, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के, है ना, जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे देश में लागू किया गया। और हमारी जो कंट्री थी वो 135th कंट्री बनी जिससे फंडामेंटल राइट का अधिकार मिला, ठीक है। यानी शिक्षा क्या है, फंडामेंटल राइट बना दी गई, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1 अप्रैल 2010, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन आरटीई 2009 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच क्लास टू विच क्लास। तो बताइए शिक्षा का अधिकार 2009 किस कक्षा में किस कक्षा के लिए लागू किया गया, यानी कौन सी क्लास तक लागू किया गया, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक लागू किया गया। 1st से 5th क्लास तक, पहली से 5वीं क्लास, या 1st to 8th क्लास तक, पहली से 8वीं क्लास, या 1st to 10th क्लास, या फिर 1st to 12th क्लास। तो अभी पढ़ के आए हैं कि कौन सी क्लास को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि 1st से 8th क्लास तक के बच्चे को कैसी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, मदर टंग में मिलनी चाहिए, मदर टंग में मिलनी चाहिए, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि 6 साल का जो बच्चा है वो 1st क्लास में आएगा, ठीक है, और 14 साल का जो बच्चा है वो 8th क्लास में आएगा, ठीक है। तो 6 से 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो, ठीक है, और वो भी मदर टंग में, ठीक है। अगर बच्चा बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है, और अगर डिसेबल्ड है या फिर डिफरेंशियली एबल्ड है या दिव्यांग है तो उसके लिए 6 से 18 वर्ष, ठीक है, याद रखेंगे ना। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को तो बताएंगे आप। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट टू फ्री एजुकेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। बताइए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को बाल सुनिश्चित करता है। बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा। फॉर एज 3 to 18 ईयर, यानी 3 से 18 साल के बच्चों के लिए, या फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, या फिर 6 से 22 साल के बच्चों के लिए, 6 से 18 साल के बच्चों के लिए। तो जब ये क्वेश्चन आया था, ये शायद 2020 का या 21 का क्वेश्चन है, तो जब ये क्वेश्चन आया था तो सब बहुत बच्चे गलत करके आए थे। क्यों? क्योंकि सबने देखा कि भाई 6 से 14 साल के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, तो उठाया बी लगा दिया। लेकिन मिस्टेक क्या की थी, इन्होंने पूछा था दिव्यांग बच्चे के लिए, यानी डिसेबल्ड बच्चों के लिए, डिफरेंशियली एबल्ड बच्चों के लिए कितने से कितनी एज के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 6 से 18 साल के बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए जो कि दिव्यांग हैं, ठीक है। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिसेबल्ड हैं या डिफरेंशियली एबल्ड हैं, ठीक है, जो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कितनी एज से कितनी एज के लिए होनी चाहिए, 6 से 18 साल। और अगर नॉर्मल बच्चे हैं तो 6 से 14 साल के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द चिल्ड्रंस राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 नो टीचर कैन बी अपॉइंटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। सेंसस विच टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, यानी 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जनगणना होती है, वही 10 साल में ही होती है। वैसे अब तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया, होने वाली होगी कोरोना की वजह से नहीं हुई। बी ऑप्शन है इन डिजास्टर रिलीफ वर्क, आपदा राहत कार्यों में, या फिर इन इलेक्शन रिलेटेड वर्क, चुनाव संबंधी कार्यों में, ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम में, या फिर पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो बताइए किसमें नहीं लगाई जा सकती। तो इन तीनों को तो हम पढ़ के आए हैं कि भाई पॉपुलेशन में भी लगाई जा सकती है, जब जनगणना होती है तब भी सरकारी टीचरों की ड्यूटी लगती है, और कोई भी आपदा प्रबंधन है तो उसमें भी लगती है, इलेक्शन हो रहे हैं तो भी लगती है। लेकिन ये नहीं पढ़ा कि पोलियो में लगेगी, तो ये गलत ऑप्शन है, यानी गलत पूछा है, नहीं पूछा है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, इतने क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी जो भी आपको समझना है पूछ लीजिएगा। जो भी आपका टॉपिक रह गया हो इंग्लिश पेडागोजी में उसे मैं करा दूंगी, मैथ पेडागोजी में कोई रह गया हो मुझसे तो बता दीजिएगा। बाकी ईवीएस में कुछ रह गया हो तो भी मैं करा दूंगी, क्योंकि इन तीनों का सारा मैंने करा दिया है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक रह गए हों वो बता दीजिए। बाकी हम मैराथन करेंगे अब सीडीपी की, छोटे छोटे टॉपिक उठा के, जैसे कि जेंडर है, ठीक है, जिनसे एक एक दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। 1 महीने का टाइम बचा है। अगर जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, फटाफट से सारी थ्योरी पढ़ के, छोटी छोटी क्लासेस हैं लूप में लगा के पढ़ लीजिए, फटाक से पढ़िए और 1 महीने तक प्रैक्टिस करते रहिए, आपका भी हो जाएगा। तो ऐसे परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि 6 महीने पढ़ के ही होगा या 3 महीने पढ़ के ही होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं 20-20 दिन में भी कर लेते हैं। भाई देखो, सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है। और दूसरी बात, जब किसी की तैयारी नहीं होती ना, जब वो पढ़ते हैं तो सीधा दिमाग में जाता है कि भाई 1 महीना बचा है, तो प्रेशर में पढ़ा जाता है। अब तक क्या है, रिलीफ में पढ़ रहे थे, आराम से पढ़ रहे थे कि भाई आराम से धीरे धीरे लग रहे हैं। लेकिन अब क्या है, स्पीड बढ़ जाएगी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी परेशान ना हो, आपका भी हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। बाय बाय, टेक केयर।